हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश के रेनबो पार्ट 2 बुक से छठा पोएम करने जा रहे हैं जिसका नाम है द सोल्जर। इससे पहले हम लोग 5 पोएम को कर चुके। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर चैनल के प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं। और इसका जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो सारा इस वीडियो में दिया जाएगा। आप वीडियो से बने रहें, लास्ट में सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। इसके बाद बिहार बोर्ड का एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है, गारंटी। बस वीडियो को देखिए, चुटकी में क्वेश्चन सारा सॉल्व होगा। तो चलिए गाइस, हम लोग पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। रूपर्ट ब्रूक 1817 टू 1950। रूपर्ट ब्रूक 1887 से 1915 तक मीन्स वी कैन से दैट रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन 1817 एंड ही वाज डाइड इन 1915। कि 1887 ईस्वी में उसका जन्म होता है और रूपर्ट ब्रूक का मृत्यु 1915 ईस्वी में होता है। तो विद इन अ शॉर्ट स्पान ऑफ लाइफ, जीवन के इतने कम अवधि में, मतलब बस 28 वर्ष वो जीता है। 1887 में पैदा होता है और 1915 में मर जाता है। देखिए आगे उन्होंने क्या क्या किया। वाज बोर्न, उसका जन्म होता है। दो तरह से जन्म लिखा जाता है, एक कब हुआ और एक कहाँ हुआ। तो कब हुआ तो 1887 में हुआ। कहाँ हुआ, वाज बोर्न यानी जन्म हुआ, जन्म लिया कहाँ, इन अ वेल टू डू, एक सुखी संपन्न एकेडमिक फैमिली यानी शिक्षा से जुड़े हुए परिवार में जन्म लिया। तो रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 ईस्वी में एक सुखी संपन्न शिक्षा से जुड़े हुए परिवार में होता है। हिज फादर वॉज अ हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल। उसके पिताजी जो है वो रग्बी नाम के स्थान में बने हुए स्कूल में एक गृह शिक्षक है। कौन सा स्कूल में, वेयर रूपर्ट ब्रूक वॉज एजुकेटेड, जहां रूपर्ट ब्रूक को शिक्षा दिया गया। कब, बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज जाने से पहले रूपर्ट ब्रूक को जिस स्कूल में शिक्षा दिया गया उसी रग्बी नाम के स्कूल में उसके पिताजी भी हाउस मास्टर थे। विलियम बटलर ईस्ट, WB ईस्ट यानी विलियम बटलर ईस्ट, द फेमस पोएट, प्रसिद्ध कवि, डिस्क्राइब्ड हिम, उन्होंने रूपर्ट ब्रूक का वर्णन किया किस रूप में, एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के सबसे सुंदर युवा के रूप में। तो WB ईस्ट जिन्होंने रूपर्ट ब्रूक को इंग्लैंड के सबसे सुंदर युवा के रूप में वर्णन किया। ही एज्यूम्ड अ सिंबॉलिक रोल, कवि ने, रूपर्ट ब्रूक ने एक प्रतीकात्मक भूमिका निभाया। डेट इवेंचुअली टर्न्ड, जो कि आखिरकार बदल गया, इनटू द मिथ ऑफ अ यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर। डेट इवेंचुअली टर्न, जो कि आखिरकार बदल गया, किसमें बदल गया, इनटू द मिथ यानी कि पौराणिक गाथा में बदल गया, वीर गाथा में बदल गया। कौन सी वीर गाथा, ऑफ अ यंग एक युवा, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर, फॉलन यानी समर्पित, वॉरियर यानी योद्धा। तो युद्ध में जो भूमिका रूपर्ट ब्रूक ने निभाया वो आखिरकार एक युवा और समर्पित योद्धा के पौराणिक गाथा, उसके वीर गाथा में बदल गया। ये वीर गाथा क्या होता है, जिस पंक्ति को बोलकर वीरों को युद्ध के लिए ललकारा जाता है उसे हम लोग वीर गाथा कहते हैं। ही डाइड ऑफ सिप्टिसीमिया, ही डाइड, वो मर गया। कैसे मर गया, ऑफ सिप्टिसीमिया, सिप्टिसीमिया नाम की बीमारी से मर गया। कब मर गया, ऑन अप्रैल 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को रूपर्ट ब्रूक का मौत सिप्टिसीमिया नाम की बीमारी से हो जाता है। सिप्टिसीमिया एक तरह का पॉइजनस बीमारी है जिसमें उसको कोई कीड़ा काट लेता है और कीड़ा काट लेने से उसके ब्लड में पॉइजन आ गया जिसके कारण वो मर गया। और कहाँ मर गया, ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमोन्स, लेमोन्स नाम के द्वीप से दूर, इन द एजियन, एजियन नाम के स्थान में मर गया। ऑन हिज वे टू अ बैटल एट गैबीपोली, तो जब लेमोन्स नाम के द्वीप से निकलकर युद्ध के लिए गैबीपोली जा रहा था तो एजियम नाम के स्थान में सिप्टिसीमिया नाम की बीमारी से 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को रूपर्ट ब्रूक का निधन हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाता है। आगे लिखा हुआ, ब्रूक इज रिमेंबर्ड, ब्रूक को बर्बाद नहीं किया जाता, ब्रूक इज रिमेंबर्ड, ब्रूक को याद किया जाता है। किस रूप में याद किया जाता है, एज अ वॉर पोएट, एक युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है। हु इंस्पायर्ड, कौन से युद्ध कवि, जो कि प्रेरणा दिया करते थे। किस चीज का प्रेरणा, पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति का प्रेरणा दिया करता था। कब, इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभिक दौर में। हिज रिप्यूटेशन, रूपर्ट ब्रूक का जो नाम है, उसका जो ख्याति है, उसका जो गौरव है, उसका जो प्रसिद्धि है, चीफली रेस्ट, मुख्य रूप से निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, ऑन 5 वॉर सोनेट्स, 14 पंक्तियों की कविता पर निर्भर करता है। द सोल्जर ऑफ विच, जिसमें कि द सोल्जर, सोल्जर सैनिक नाम की जो कविता है, इज अनडाउटेबली, निसंदेह, द बेस्ट, सबसे बढ़िया है, एंड द मोस्ट एंथोलॉजियास्ट, और सबसे अधिक बुकों में, सबसे अधिक किताबों में संग्रहित है। चलिए गाइस, हम लोग इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया, अब कविता को शुरू करते हैं। As I taught you before, the poet of this poem was not only a poet but also a soldier. जैसा कि मैंने आपको पढ़ा ही दिया कि इस कविता का जो कवि है वो सिर्फ कवि ही नहीं बल्कि एक सैनिक भी है ना। एंड ही वॉज फाइटिंग फॉर हिज मदरलैंड इंग्लैंड, और वो अपने मातृभूमि इंग्लैंड के लिए लड़ रहे हैं।
बट नॉट इन हिज मदरलैंड, लेकिन अपने मातृभूमि में नहीं लड़ रहे। ही इज फाइटिंग फॉर हिज मदरलैंड इंग्लैंड इन अ फॉरेन लैंड, वो अपने मातृभूमि इंग्लैंड के लिए किसी विदेशी भूमि में लड़ रहे हैं। एंड दोज सोल्जर्स ऑफ इंग्लैंड, और इंग्लैंड के वे सभी सैनिक जो कि इंग्लैंड की ओर से लड़ रहे हैं, द पोएट यूज टू इंस्पायर दोज सोल्जर्स, उन सभी सैनिकों को कभी प्रेरणा दिया करते हैं। प्रेरणा क्यों देते हैं? बिकॉज इट वॉज द मोमेंट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि यह प्रथम विश्व युद्ध का समय था। व्हेन इंग्लैंड वॉज फाइटिंग अगेंस्ट जर्मनी, जब इंग्लैंड जो है जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। तो इंग्लैंड और जर्मनी के खिलाफ जब युद्ध हो रहा था, उस समय इंग्लैंड के जो सैनिक था, दे वर थिंकिंग देमसेल्फ एज अ प्रिजन बर्ड, वे सभी अपने आप को पिंजरे में बंद पक्षी के समान महसूस कर रहे थे। बिकॉज दे वर नॉट एबल टू कम बैक देयर होम्स, क्योंकि वो घर वापसी में सक्षम नहीं थे, क्योंकि वो घर लौटने में सक्षम नहीं थे। और एक बार जब युद्ध छिड़ जाता है तो चाहे आप घर आना चाहे या ना आना चाहे, आपको तो लड़ना ही पड़ेगा। एक बार युद्ध छिड़ जाने के बाद आप घर आने में सक्षम नहीं, आपको हर हाल में आप लड़ना चाहे या ना भी लड़ना चाहे, आपको लड़ना पड़ेगा। इसलिए वे सभी इंग्लैंड के सैनिक जो कि इंग्लैंड के लिए लड़ रहे थे, दे वर थिंकिंग देमसेल्फ एज अ प्रिजन बर्ड, वो अपने आप को पिंजरे में बंद पक्षी के समान महसूस कर रहे थे। एज अ प्रिजन बर्ड इज नॉट एबल टू फ्लाई इन फ्री स्काई, जिस प्रकार से कोई पिंजरे में बंद पक्षी मुक्त आकाश में उड़ने में स्वतंत्र नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से इंग्लैंड के वे सभी सैनिक भी, दो सोल्जर्स ऑफ इंग्लैंड वर नॉट एबल टू कम बैक देयर होम्स, अपने घर वापसी में सक्षम नहीं थे। थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स ऑफ इंग्लैंड वर फाइटिंग, इंग्लैंड के हजारों सैनिक लड़ रहे थे। दे स्लीप साइड बाय साइड इन अ बैरक, वे लंबे चौड़े कमरों में एक दूसरे के अगल बगल सोया करते थे। अर्ली द मॉर्निंग दे वोक अप, सवेरे सवेरे वो उठते थे। दे फोल्ड देयर पिलोज एंड बेडशीट, अपने बिछावनों को, अपने तकियों को समेट लेते थे। दे टूक देयर आर्म्स आफ्टर ईटिंग समथिंग, कुछ खा पी लेने के बाद अपने हथियार को ले लेते थे। एंड दे वेंट फॉर द वॉर, और युद्ध के लिए जाते थे। लेकिन युद्ध जाने से पहले सोचते भी थे कि शायद आज मैं जा तो रहा हूं लेकिन वापस ना आ पाऊं, क्योंकि मीन्स थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स ऑफ इंग्लैंड वेंट फॉर द वॉर बट अ फ्यू ऑफ देम वर रिटर्न, कि युद्ध में जाते तो हजारों सैनिक थे लेकिन लौटते थे कुछ एक सैनिक। मीन्स मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स वर किल्ड इन दैट वेरी बैटलफील्ड, कि उस समय युद्ध मैदान में अधिकांश सैनिकों को मार दिया जाता था। मीन्स द लिव्स ऑफ द सोल्जर्स वर नॉट डेफिनिट, कि सैनिकों की जिंदगियां निश्चित नहीं थी। दस दे वर अफ्रेड, इसलिए वे सभी डरे हुए रहते थे। सो रूपर्ट ब्रूक यूज्ड टू इंस्पायर देम, इसलिए रूपर्ट ब्रूक उन सभी को प्रेरणा दिया करता था। और कैसे प्रेरणा दिया करता था? इफ यू आर अ सोल्जर, यदि तुम एक सैनिक हो, देन व्हाट शुड बी ड्यूटीज, व्हाट शुड योर ड्यूटीज फॉर योर मदरलैंड, तो तुम्हें अपने मातृभूमि के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? यदि तुम एक सैनिक हो तो तुम्हें अपने मातृभूमि के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? और जो व्यक्ति किसी दूसरे को प्रेरणा देता है वो खुद उस काम को पहले करता है। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूं मेरे मित्र आप तो वीर हो, वीर, आपको डरने की जरूरत क्या और मैं खुद छिपा रहा हूं, है ना? ऐसा नहीं। मीन्स द पोएट रूपर्ट ब्रूक वाज हिमसेल्फ फाइटिंग इन दैट वेरी बैटलफील्ड, कि कभी रूपर्ट ब्रूक भी उसी युद्ध मैदान में लड़ रहे हैं। ही वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एनिमी आर्मीज, वो युद्ध मैदान में दुश्मन सेना के सामने खड़ा है। सर आपको कैसे पता चलता है ये सब कि युद्ध लड़ रहा है और युद्ध मैदान में वो सब सामने खड़ा है? इफ यू से पेज नंबर 152, यदि आप पेज नंबर 152 को देखेंगे, यू कैन सी देयर इज अ पिक्चर गिवन हियर, आप देख सकते हैं कि एक तस्वीर दिया गया है और इस तस्वीर को देखकर क्या लगता है यहाँ मेला लगा है। मीन्स वी कैन से, हम लोग इस तस्वीर को देखकर स्पष्ट हो सकते हैं, क्लियर हो सकते हैं कि यहाँ पे युद्ध चल रहा है, जहाँ पे इंग्लैंड का सैनिक जो है वो दुश्मन सेना के सामने खड़ा है। एंड रूपर्ट ब्रूक इमेजिन, और रूपर्ट ब्रूक कल्पना करने लगते हैं। क्या कल्पना करते हैं? अब जरा पोएम देखें। इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, इफ आई शुड गो, मैं घर जा, यदि मैं जाऊं, इफ आई शुड गो होम, यदि मैं घर जाऊं, इफ आई शुड ईट, यदि मैं खा जाऊं, और इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं। थिंक, थिंक नोचता हूं नहीं, थिंक सोचता हूं, दिस यानी इसे, ओनली दिस ऑफ मी, ये मात्र अपने विषय में सोचता हूं। यदि मैं मर जाऊं ये मात्र अपने विषय में सोचता हूं, बिकॉज आई एम अ सोल्जर, क्योंकि मैं एक सैनिक हूं। एंड इट इज माई ड्यूटी टू फाइट फॉर द वेलफेयर ऑफ माई कंट्री, और अपने देश के कल्याण के लिए लड़ना यह मेरा कर्तव्य है। कब तक? अंटिल माई लास्ट ब्रेथ, अपने अंतिम श्वास तक, क्योंकि मैं एक सैनिक हूं और अपने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपने अंतिम श्वास तक लड़ना मेरा कर्तव्य है। ऐसा नहीं है मित्र कि आप एक सैनिक हो और युद्ध के डर से आप भागने लगो। सैनिक और युद्ध के डर से भागो मीन्स दिस इज नॉट ड्यूटी ऑफ ए ट्रू सोल्जर, ये सच्चे सैनिक का कर्तव्य नहीं है।
पीठ दिखाना सच्चे सैनिक का कर्तव्य नहीं है। युद्ध मैदान में दुश्मनों से लड़ते हुए सीने पर गोलियां खाकर भी अपने मातृभूमि के कल्याण के लिए जो लड़ता है वही सच्चा सैनिक कहलाता है। पीठ पे गोली खाने वाले तो कायर होते हैं, कायर। सीने पे गोली खाने वाले वीर कहलाते हैं, क्योंकि सीने पे गोलियां बताता है कि आप लड़ रहे थे और पीठ पे गोली बताता है कि आप भाग रहे थे। तो यदि मैं एक सैनिक हूं तो मेरा कर्तव्य होता है कि अपने मातृभूमि के कल्याण के लिए मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दूं। और यदि मैं मर जाऊं, सोचता हूं, दिस इसे ओनली मात्र ऑफ मी, अपने विषय में सोचता हूं। मैं ये नहीं सोचता हूं कि सभी सैनिक मर जाए। बट इफ आई एम अ सोल्जर, लेकिन यदि मैं एक सैनिक हूं, देन यू आर ऑल्सो अ सोल्जर, तो आप एक सैनिक नहीं हो। दे आर ऑल्सो सोल्जर्स, वे सभी भी सैनिक है। यदि मैं एक सैनिक हूं एंड इट इज माई ड्यूटी, इफ माई ड्यूटी इज टू फाइट फॉर द वेलफेयर ऑफ माई कंट्री, और यदि मेरा कर्तव्य है कि अपने मातृभूमि के कल्याण के लिए मैं अपने अंतिम सांस तक लड़ूं, तो क्या आपका कर्तव्य नहीं कि अपने मातृभूमि के कल्याण के लिए लड़े? उनका कर्तव्य नहीं है? लाइकवाइज ठीक इसी प्रकार से जो पोएट है वो उन सभी सैनिकों को प्रेरणा देते हैं। आगे बता रहा है, कहाँ मर जाऊं, डेट देयर इज, जो कि वहाँ है, सम कॉर्नर, जो कि वहाँ कोई कोना है। कहाँ का कोना? ऑफ अ फॉरेन फील्ड, जो कि वहाँ विदेशी भूमि का कोई कोना है। यदि मैं वहाँ मर जाऊं, उस विदेशी भूमि में यदि मैं मर जाऊं, सर ये विदेशी भूमि में क्यों मरने का बात कर रहा? रूपर्ट ब्रूक जब इंग्लैंड का, तो विदेशी भूमि में क्या कर रहा? बिकॉज इट वॉज इंग्लैंड, क्योंकि ये इंग्लैंड ही था हु मेड अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड इट्स स्लेव, क्योंकि इसने दुनिया के 3/4 देश को अपना गुलाम बना लिया था। और जब दुनिया के अधिकांश देश इसके गुलाम थे तो इसे विश्व के हर एक कोने कोने पे जाके वहां लड़ना पड़ता था। और जब रूपर्ट ब्रूक कहता है कि यदि मैं मर जाऊं, जो कि विदेशी भूमि का कोई कोना है, इसका मतलब है कि वहां के सैनिक किस विचारधारा के थे कि यदि मैं मर भी जाऊं तो भी जिस देश के लिए मैं लड़ रहा हूं उस देश की सीमा कभी सिमटना नहीं चाहिए। और मैं मर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? डेट इज फॉर एवर इंग्लैंड, जो कि हमेशा के लिए वो विदेशी भूमि इंग्लैंड का हो जाएगा। तो यदि मैं मर जाऊं, ये मैं अपने विषय में सोचता हूं, कहाँ मर जाऊं, जो कि कोई विदेशी भूमि का कोना है, अगर मैं वहां मर जाऊंगा तो वो विदेशी भूमि का कोना, डेट इज फॉर एवर इंग्लैंड, वो हमेशा इंग्लैंड हो जाएगा। मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट, कवि के मौत के बाद कवि कहता है कि मैं एक सैनिक हूं, अपने मातृभूमि के कल्याण के लिए मैं अपने अंतिम सांस तक लड़ूंगा, लेकिन मर जाने के बाद मैं क्या चाहूंगा? माई डेड बॉडी मस्ट बी इनग्रेव्ड इन डेट वेरी बैटलफील्ड, कि मेरे लाश को उसी युद्ध मैदान में दफना दिया जाना चाहिए। एंड आफ्टर द ब्यूरियर ऑफ माई डेड बॉडी, और मेरे लाश को दफना देने के बाद दिस बॉडी विल बिकम सॉइल, यह शरीर मिट्टी बन जाएगा। एंड दैट प्लेस विल बिकम फॉर एवर इंग्लैंड, और वह स्थान जो है वो हमेशा के लिए इंग्लैंड बन जाएगा। तो सर जब कोई व्यक्ति, इंग्लैंड का कोई सेना इंडिया में आके मर जाए तो जहां पे दफना दिया जाएगा वो स्थान, अर्थात जहां पे दफनाएंगे वो इंग्लैंड का कैसे हो जाएगा? बिकॉज द पोएट सेज, क्योंकि कवि कहता है आई एम अ ब्रिटिश सोल्जर, मैं एक ब्रिटिश सोल्जर हूं, मैं इंग्लैंड का एक सैनिक हूं। आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लैंड, मेरा जन्म भी इंग्लैंड में हुआ, मेरा पालन पोषण भी इंग्लैंड में हुआ। और जब मैं मर जाऊंगा और शरीर को दफना दिया जाएगा, और जब यह शरीर सड़ गल के मिट्टी बन जाएगा, तो वो मिट्टी जो कि मेरे शरीर से बनेगा वो इंग्लैंड का होगा, इंग्लैंड का। और इस इंग्लैंड के मिट्टी को जिस मिट्टी में मिला दिया जाएगा वो हमेशा इंग्लैंड का हो जाएगा। एक सैनिक का सोच देखिए कि क्या सोच रखता है। आगे बता रहा कहाँ मिला दे, दैट देयर शेल बी, कि वहाँ होगा, देयर शेल बी, वहाँ होगा। कहाँ होगा? इन दैट रिच अर्थ, उस धनी मिट्टी में होगा। क्या होगा? अ रिचर डस्ट, एक उससे भी धनी मिट्टी, कंसील्ड यानी मिला दिया जाएगा। अर्थात जिस देश में इंग्लैंड का शासन चल रहा है वो धनी तो है ही, और जिस देश में इंग्लैंड के सेना का मिट्टी मिला दिया जाएगा वो उससे भी धनी हो जाएगा। कौन सी मिट्टी? अ डस्ट, एक धूल मिट्टी का बना हुआ शरीर। सर डस्ट मतलब धूल होता था, वो अब खत्म हो गया? नहीं, वो भी है। डस्ट का मतलब यहाँ पे धूल नहीं, यहाँ पे एक धूल मिट्टी बना हुआ शरीर। ऐसा भी सोचिए, डस्ट तो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आ क्यों लगाए? कविताओं में अलग तरह से यूज होता है, फिर भी नहीं समझते तो हम समझाते हैं। वी नीड फूड, हम लोग भोजन करते हैं ना, भोजन करते हैं। एवरी टाइप ऑफ फूड मटेरियल इज ग्रोन इन दिस अर्थ, इन दिस सॉइल, और हर एक प्रकार के जो खाद्य सामग्री है वो इसी मिट्टी में नहीं उपजाया जाता है। अगर आप नहीं समझ सकते हैं कि हम लोग धूल मिट्टी का कैसे बना हुआ, तो आप इस बात से समझे कि वी गेन एवरी टाइप ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स बाय द फूड ग्रोन इन दिस अर्थ। हम लोग प्रत्येक प्रकार के विटामिन्स, खाद्य सामग्री को कहाँ से पाते हैं? इसी मिट्टी में उपजाए गए भोजन से प्राप्त करते हैं। एंड आफ्टर आवर डेथ, और हमारे मर जाने के बाद
दिस बॉडी इज आइदर बर्न एट एनी बर्निंग घाट, या तो इस शरीर को किसी शमशान में जला दिया जाता है, और इन ग्रेव एट एनी ग्रेव यार्ड, या किसी कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। बट इन बोथ द केसेस, लेकिन दोनों ही स्थिति में दिस बॉडी विल बिकम सॉइल, यह शरीर आखिरकार मिट्टी ही बन जाता है। अर्थात हम लोग मिट्टी से जन्म लेते हैं, मिट्टी में उपजे अन्न अनाज को खाकर पलते हैं और आखिरकार मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो इस शरीर को मिट्टी बोले कि गिट्टी, इसको मिट्टी बोल सकते हैं। और डस्ट एक धूल मिट्टी का बना हुआ शरीर, हुम जिसे इंग्लैंड बोर, जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया है, सेव्ड आकार दिया है, आकृति दिया है, मेड अवेयर अवगत कराया है, ज्ञान दिया है, अर्थात अच्छे बुरे सोचने समझने की क्षमता भी इंग्लैंड में ही प्राप्त हुआ, सही गलत का पहचान भी इंग्लैंड में ही मिला है। गिव यानी दिया है इंग्लैंड ने, क्या दिया है, वंस यानी इंग्लैंड ने कभी दिया, हर फ्लावर्स टू लव अपने प्यारे प्यारे फूलों को, अपने प्यारे प्यारे वादियों को, बागों को, बागीचों को दिया है, किस लिए, टू लव प्यार करने के लिए, हर वेज अपने रास्तों को दिया है, टू रोम घूमने के लिए, विचरण करने के लिए, यहाँ वहाँ बिना उद्देश्य का घूमने भटकने के लिए अपने रास्तों को दिया है। और क्या, अ बॉडी ऑफ इंग्लिश, अ बॉडी ऑफ इंग्लिश, अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का ही एक शरीर है, ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, इंग्लैंड का यह शरीर इंग्लैंड का ही हवा ले रहा है। अर्थात कहने का मतलब है कि मेरा जन्म इंग्लैंड में हुआ, पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड में ही आकार प्रकार मिला, इंग्लैंड में ही अच्छे बुरे का समझ मिला, ज्ञान भी इंग्लैंड में ही मिला, इंग्लैंड में ही इंग्लैंड ने ही कभी अपने वादियों को, अपने बागों बागीचों बागानों को दिया, कभी अपने रास्तों को यहाँ वहाँ विचरण करने के लिए दिया, इंग्लैंड में ही मुझे आशीर्वाद मिला, इंग्लैंड का ही हवा लेता हुआ ये इंग्लैंड का ही शरीर है, और इंग्लैंड के नदियों में धोया गया, वॉश्ड बाय द रिवर्स, इंग्लैंड के नदियों में ही धोया गया, ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होम, और इंग्लैंड के ही सूर्य से आशीर्वाद मिला है। एंड थिंक, और सोचता हूँ, दिस हार्ट की इस हृदय से, ऑल इविल शेड अवे, ऑल इविल सभी बुराई शेड अवे बहकर दूर चले जाए, और सोचता हूँ कि इस हृदय से सभी बुराई बहकर दूर चले जाए। मीन्स हियर द पोएट वांट्स टू गिव अस अ मैसेज, क्योंकि यहाँ पे कवि जो है वो हम लोग को एक संदेश देना चाहता है, डेट इफ यू आर अ सोल्जर, कि यदि तुम एक सैनिक हो, एंड इफ यू आर प्रेजेंट इन द बैटल फील्ड, और यदि तुम युद्ध मैदान में हो, देन देयर शुड नॉट बी एनी इविल थॉट इन योर माइंड, तो आपके मस्तिष्क में कोई भी विचार नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट मे डेविएट योर कंसंट्रेशन फ्रॉम द वॉर, क्योंकि ये बुरा विचार युद्ध से आपके ध्यान को भटका सकता है, एंड एज रिजल्ट यू मे बी किल्ड, और जिसके परिणाम स्वरूप आपका जान भी जा सकता है। आगे बता रहा, अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, अ पल्स यानी एक भी धड़कन, एक भी हृदय स्पंदन, कहाँ, इन द इटर्नल माइंड, इटर्नल यानी शाश्वत, हमेशा रहने वाला, इटर्नल माइंड, शाश्वत मस्तिष्क में चल रहा एक भी हृदय स्पंदन, अर्थात इंसानों का ये समझे प्रकृति है कि हमेशा कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, हमेशा सोचता रहता है। नो लेस, ये कम नहीं है, हृदय शाश्वत मस्तिष्क में चल रहा एक भी हृदय स्पंदन नो लेस कम नहीं है, जो कि क्या कर सकता है, गिव्स दे देता है, समवेयर बैक द थॉट, कहीं पीछे का विचार दे देता है, बाय इंग्लैंड गिवन, जो कि इंग्लैंड के द्वारा दिया गया। कहने का मतलब है द पर्सन हु गो टू फाइट एट बॉर्डर, जो व्यक्ति युद्ध के लिए बॉर्डर पे जाते हैं, दे आर ऑल्सो फ्रॉम आवर सोसाइटी, वे सभी भी हमारे समाज से ही होते हैं। एंड एट द टाइम ऑफ डिपार्चर, और युद्ध में जब वो जा रहे होते हैं, जब वो घर से निकल रहे होते हैं, उस समय उसके साथ बहुत सारी परिस्थितियां आती है। युद्ध के लिए जब जा रहे थे तो बहुत सारे दोस्त से मिलते हैं, उससे बात करते हैं, गप लड़ाते हैं, और जब जा रहे होते हैं तो घर में भी उसके कुछ सिचुएशंस होते हैं, जैसे मानिए कि उसके बच्चे हैं तो बच्चे भी करने लगते, पापा पापा जब आइएगा तो ये वो लेके आइएगा। घर में मानिए पिताजी भी है तो वो भी कहते हैं कि बेटा देख लो, जब आओगे तो हम सोच रहे थे कि थोड़ा प्लास्टर पुट्टी वगैरह हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता है ना। घर में माँ भी है, वो भी बोल रहे हैं कि बेटा ज़्यादा घबराना नहीं, खाना उना बढ़िया से खाना, यहाँ टेंशन मत लेना। घर में पत्नी भी है, वो भी बोल रहा है देखिए जी, आप इतना मेहनत से कमाते हैं, जान पे खेल के कमाते हैं, इसलिए आपका पैसा का सही उपयोग होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एटीएम जो हमको दे दीजिए, है ना। तो ऐसा बहुत सारा बात होता है जो मन में लगातार चलते रहता है, और इट मे बी पॉसिबल, ये मुमकिन हो सकता है, इफ़ यू आर इन अ वॉर, अगर आप किसी युद्ध मैदान में हैं, सपोज यू आर इन अ वॉर, मान लीजिए कि आप युद्ध मैदान में हैं, एंड एनी टाइम एनी पर्सन मे बी किल्ड, और कोई व्यक्ति कभी भी मर सकता है, बिकॉज द वॉर इज गोइंग ऑन, क्योंकि युद्ध जारी है। इट मे बी पॉसिबल इन दैट सिचुएशन, इस परिस्थिति में ये हो सकता है, डेट मे यू मे थिंक अबाउट योर बैक लाइफ, कि आप अपने पुराने जीवन के बारे में सोचने लगे, बट इट विल डिसकॉन्सेंट्रेट यू फ्रॉम द वॉर, ये आपके युद्ध से ध्यान को भटका देगा, एंड एज अ रिजल्ट यू मे बी किल्ड इन दैट वेरी वॉर, और जिसका परिणाम स्वरूप आप उसी युद्ध में मारे जा सकते हैं।
हर साइड्स, जो कि क्या दे देता है, हर साइड्स अपने नज़ारे को दे देता, अर्थात इंग्लैंड में जो नज़ारा था, इंग्लैंड के दृश्य याद आ जाते हैं, साउंड्स, वहाँ की आवाज़ें याद आ जाते हैं। ड्रीम्स हैप्पी एज अ डे, इंग्लैंड में बिताए खुशी के दिन याद आ जाते हैं। एंड लाफ्टर, और इंग्लैंड में बिताए गए दोस्तों के साथ वो हंसी के ठहाके याद आ जाते हैं। लर्न ऑफ हिज फ्रेंड, कौन से ठहाके, जो दोस्तों से सीखे। एंड जेंटलनेस, और उन दोस्तों की भद्रता, उसकी अच्छाई याद आ जाती है। इन हार्ट एट पीस, इन हार्ट एट पीस, और हृदय में शांति मिल जाती है। कहाँ? अंडर एन इंग्लिश हेवन, अर्थात इंग्लैंड उसके लिए हेवन यानी स्वर्ग है, और उस स्वर्ग में शांति मिलती है। तो चलिए गाइस, हम लोग पोएम को कंप्लीट कर लिए। फटाफट यहाँ पे ट्रू और फॉल्स कर लेते हैं, है ना। तो नीचे ट्रू फॉल्स दिया गया, उसको बनाए पहले। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सत्य कथन के लिए टी और असत्य कथन के लिए। चलिए गाइस, हम लोग पोएम को कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग ट्रू फॉल्स करेंगे पहले, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ट्रू फॉल्स को जैसे जैसे बोलेंगे आप वीडियो को पॉज करके ट्रू या फॉल्स कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे राइट पहला है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सत्य कथन के लिए टी और असत्य कथन के लिए एफ लिखे। पहला कथन है, द स्पीकर ऑफ द पोएम इज ए सोल्जर। कविता का जो वक्ता है वो एक सैनिक है, ये सही है। बी में है, ही इज अ फ्रेंच सोल्जर, वो फ्रांस का एक सैनिक है, ये गलत है। सी में है, द सोल्जर इज वेरी सैड, कवि बहुत उदास है, ये भी गलत है गाइस, क्योंकि कवि तो उत्साहित है, कवि तो मोटिवेट कर रहा दूसरे को, जो दूसरे को मोटिवेट करेगा वो खुद कैसे उदास रहेगा। डी में है, ही प्रेजेज इंग्लैंड, ही प्रेजेज इंग्लैंड, वो इंग्लैंड का प्रशंसा, इंग्लैंड का तारीफ करता है, ये भी सही है। ई में, ही टॉक्स अबाउट हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों का भी बात करता है, ये भी सही है। एफ में, इट इज़ अ लव पोएम, यह एक प्रेम गीत है, ये गलत है, क्योंकि ये युद्ध की कविता है, ना कि प्रेम गीत, वॉर पोएट है। जी में है, द पोएट इज डिपिक्टिंग द मिजरीज ऑफ द वॉर, कवि जो है युद्ध के भयावह स्थिति को दिखला रहा, डरावनी स्थिति को दिखला रहा। ये आपको लगेगा सही गाइस, लेकिन ये सही नहीं, ये गलत है। कवि युद्ध का डरावनी स्थिति को नहीं दिखला रहा, बल्कि कवि तो मोटिवेट कर रहा है लोगों को लड़ने के लिए, तो ये फॉल्स होगा। एच में है, द पोएट एक्सप्रेसेस हिज इंडेप्थनेस टू इंग्लैंड, कवि जो है इंग्लैंड के प्रति अपने कर्जदार होने का कर्जदार होना दिखलाता है, अपने ऋणी भाव को दिखलाता है कि वो इंग्लैंड के प्रति कर्जदार है, ये सही है। आई में है, द पोएम इज ए सोनेट, ये जो कविता है एक सोनेट है, यानी 14 पंक्ति की कविता है, ये सही है, एक सोनेट है, ये इंपॉर्टेंट भी है लास्ट वाला। तो चलिए गाइस, हम लोग पोएम को कर लिए, उसका इंट्रोडक्शन कर लिए, ट्रू फॉल्स भी कर लिए। लास्ट पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जितना ऑब्जेक्टिव बताएंगे इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो सारा। और आप सबसे पहले आप तो पोएम पढ़ लिए तो बनेगा भी, तो पहले वीडियो को पॉज करें और कमेंट में आंसर लिखें। ऑप्शन आएगा ए बी सी, आपको कमेंट में लिखना ए बी सी, और जिसका सारा का सारा सही होगा हम खुद उसको रिप्लाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, हु रोट द पोएम द सोल्जर। ऑप्शन ए D.H. लॉरेंस, बी कमला दास, और सी रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर नाम की कविता कौन लिखा? D.H. लॉरेंस लिखा, कमला दास या रूपर्ट ब्रूक? तो सी रूपर्ट ब्रूक। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन वाज रूपर्ट ब्रूक बोर्न, रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ? पहला ऑप्शन है 3 अगस्त 1887, 3 अगस्त 1888 और 3 अगस्त 1879। तो पहला ऑप्शन सही है, 3 अगस्त 1887। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच यूनिवर्सिटी डिड रूपर्ट ब्रूक रीड, किस यूनिवर्सिटी में रूपर्ट ब्रूक पढ़ा करता था? ऑप्शन ए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और सी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन बी सही है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी वार सोनेट डिड द पोएट रूपर्ट ब्रूक राइट, कवि जो है रूपर्ट ब्रूक को कितने वार सोनेट ऐसा लिखा है? तो ऑप्शन ए है 3, बी 4 और सी 5। तो टोटल 5 वार सोनेट लिखा है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। पांचवा क्वेश्चन है, रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड, रूपर्ट ब्रूक को याद किया जाता है एज अ डैश पोएट, किस कवि के रूप में याद किया जाता है? ऑप्शन ए वार पोएट के रूप में, युद्ध कवि के रूप में, बी लव पोएट है ना, प्रेम कवि के रूप में, और सी नेचर पोएट, प्रकृति कवि के रूप में। तो ऑप्शन ए वार पोएट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, रूपर्ट ब्रूक वाज डैश सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक डैश सोल्जर, कैसे सैनिक थे? ऑप्शन ए अमेरिकन सोल्जर, बी फ्रेंच सोल्जर और सी ब्रिटिश सोल्जर। तो ऑप्शन ए सही है, अमेरिकन सोल्जर। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग विच वार, किस युद्ध के दौरान वाज द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक फाइटिंग, किस युद्ध के दौरान सोल्जर रूपर्ट ब्रूक लड़ रहे थे? ऑप्शन ए सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, बी फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान और सी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान लड़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ डैश, रूपर्ट ब्रूक किस बीमारी से मरे थे? ऑप्शन से यहाँ दिया हुआ, ऑप्शन ए एनीमिया से मर गए, बी निमोनिया से मर गए और सी सिप्टिसेमिया से मर गए। तो सी है सिप्टिसीमिया, है ना, एक ब्लड पॉइजनस बीमारी जिसमें ब्लड में पॉइजन हो जाता है, उसी बीमारी से ये मर गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है,
द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक इज डैश इन द बैटल फील्ड। रूपर्ट ब्रूक जो कि सैनिक है वो युद्ध मैदान में क्या है? ऑप्शन ए सैड उदास, बी अफ्रेड डरे हुए, सी करंक उत्तेजित। तो यहाँ पे सी आएगा, करंक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है द सोल्जर इज फाइटिंग इन डैश। कवि जो है सैनिक जो है वो कहाँ लड़ रहे हैं? ऑप्शन ए द नेटिव लैंड अपनी मातृभूमि में लड़ रहे हैं, ऑप्शन बी में अ फॉरेन लैंड विदेशी भूमि में लड़ रहे हैं, और सी में नथिंग कैन बी सेड कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसका सही आंसर है बी, है ना, फॉरेन लैंड विदेशी भूमि में लड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक सेज। कवि रूपर्ट ब्रूक सैनिक रूपर्ट ब्रूक कहते हैं दैट ही हैज़ बीन बोर्न कि वह जन्म लिया है, सेव्ड उसको आकार प्रकार दिया गया है, एंड मेड अवेयर और उसका आकार दिया गया है, बनाया गया है उसको, बाय हिज मदरलैंड डैश इंग्लैंड इंडिया जर्मनी। इंडिया इंग्लैंड जर्मनी क्या है? इंग्लैंड, ऑप्शन सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ब्रूक वांट्स टू डैश फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज मदरलैंड। रूपर्ट ब्रूक अपने मातृभूमि के लिए क्या करना चाहता है? टिल हिज लास्ट ब्रेथ अपने अंतिम श्वास तक। ऑप्शन ए रन अवे भागना चाहता है, बी फाइट लड़ना चाहता है, और सी फ्ली वही भागना चाहता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लड़ना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट टाइप ऑफ द पोएम द सोल्जर कंसीडर्ड। सैनिक नाम की जो कविता है कैसा कविता है? ऑप्शन ए इलेजी। इलेजी का मतलब होता है शोक गीत, एक ऐसी कविता जिसमें दुख प्रकट करते हैं, बी डायर्ज, और सी बैलाड। डायर्ज भी वही है, शोक गीत के तरह का होता है। बैलाड ये सही है, बैलाड होता है थोड़ा युद्ध वाली कविता जिसमें हम लोग वीरों की व्याख्या करते हैं, वो बैलाड होगा। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑन 23 अप्रैल 23 अप्रैल डैश। रूपर्ट ब्रूक कब मर गया? 23 अप्रैल 1915, ये सही ऑप्शन है, 1915 को मर जाता है। तो चलिए गाइस हम लोग पोएम को भी कंप्लीट कर लिए। तो और वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए।